हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निधि। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली हाई कोर्ट में आरओ का पेपर हुआ था, 2025 में हुआ था ये। उसमें आए हुए क्वेश्चंस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। ऑल्दो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से कम क्वेश्चंस हैं, पर ज्योग्राफी से मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है हमारे पास। इट हैज ड्रेनेज सिस्टम टुवर्ड्स अरेबियन सी एंड इट हैज अ ड्रेनेज सिस्टम टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। तो मालवा प्लेट्यू जो है ये काफी यूनिक फीचर है इसका कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक साइड नहीं है, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल के दोनों तरफ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मालवा प्लेट्यू यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान साइड में यहाँ पे पड़ता है इस फिगर में। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में हमें चंबल रिवर दिखती है। तो चंबल रिवर जो है ये यमुना में मिलती है और ये अल्टीमेटली जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। जबकि अगर हम माही रिवर की बात करें तो ये भी यहीं मालवा प्लेट्यू से निकलती है और मालवा प्लेट्यू से निकलने के बाद अरेबियन सी गल्फ ऑफ खंबात में चली जाती है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अरेबियन सी की तरफ भी है और बे ऑफ बंगाल की तरफ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर। तो इसका आंसर है एमपी। कॉपर के बारे में हम थोड़ी और चीजें देख लेते हैं। तो कॉपर जो है फ्री मेटल की तरह भी मिलता है नेचर में और मिनरल के फॉर्म में भी मिलता है। इसके जो मेन मिनरल्स हैं इनके नाम ध्यान रखने हैं, मेल्काइट, बोर्नाइट, चाल्कोसाइट और चाल्कोपायराइट। तो ये तीन तो इसमें मेजरली सल्फाइड हैं, दो आयरन के साथ हैं, एक कॉपर सल्फाइड है और एक कॉपर कार्बोनेट है हाइड्रोक्साइड के साथ में। ऑल्दो फॉर्मूले इतने मैटर नहीं करते हैं। इसके जो रिजर्व देखें अगर हम इंडिया में, तो सबसे ज्यादा रिजर्व राजस्थान में है, 50% से ऊपर। तो 52% जो कॉपर के रिजर्व हैं वो राजस्थान में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एमपी है, लगभग 23-24% और थर्ड प्लेस पे है झारखंड। दूसरा जो है प्रोडक्शन, जो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर स्टेट है वो कौन सा है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एमपी। ऑल्दो एमपी में सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व है, पर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा एमपी में ही होता है। 50% से ज्यादा का 60% ऑलमोस्ट प्रोडक्शन जो है एमपी में है। दूसरे प्लेस पे है राजस्थान जो कि ऑलमोस्ट 39। तो इसमें 1% बच रहा है। तो जो कॉपर प्रोडक्शन है वो दो सबसे ज्यादा जो स्टेट हैं, पहला एमपी, दूसरा राजस्थान। इसमें हमें माइंस के नाम भी याद रखने हैं। तो एमपी में मलंज खंड जो बेल्ट है वहां पे कॉपर होता है। राजस्थान में खेतरी माइंस काफी फेमस माइंस हैं कॉपर के, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। अब इसके जो अलॉयज हैं वो भी देख लेते हैं। तो कॉपर जो है टिन के साथ ब्रॉन्ज बनाता है, जिंक के साथ बनाएगा ब्रास, कॉपर और एल्यूमिनियम मिला के ड्यूरेलुमिन बनाते हैं और कॉपर और निकल मॉरल मेटल बनाते हैं। डायरेक्टली पूछे जाते हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, एग्रीकल्चर पार्ट से। जो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स हैं इंडिया में, ये टोटल 15 रीजन्स हैं। तो 15 रीजन्स में यहाँ पे रीजन्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे वेस्टर्न हिमालयन रीजन, तो ये वेस्टर्न हिमालयन रीजन ये वाला है। ईस्टर्न हिमालयन रीजन, तो यहाँ ईस्टर्न हिमालयस है। लोअर गैंजेटिक प्लेन्स रीजन जो कि वेस्ट बंगाल में, तो ये लोअर प्लेन्स हैं, ये मिडिल प्लेन्स हैं गंगा के, ये अपर प्लेन्स हैं गंगा के। नंबर 5 पे। नंबर 6 पे है ट्रांस गैंजेटिक प्लेन्स, तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाला जो पार्ट है, नंबर 6 पे ये हो जाएगा। ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन्स नंबर 7 पे, ईस्टर्न प्लेट्यू और हिल रीजन्स है यहाँ पे, एंड सो ऑन। तो ये पूरी लिस्ट है, इसको हम देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शंस है हमारे पास, तो यहाँ पे हम देखें वेस्टर्न हिमालय हमने देख लिया है, सबसे पहला था ये। गुजरात प्लेन एंड हिल्स, अगर हम 13 नंबर पे देखें यहाँ, तो 13 नंबर पे हमारे पास आएगा गुजरात प्लेन एंड हिल्स। तो ये भी है, यहाँ पे कॉटन ग्राउंडनट होता है। और एक आइलैंड है 15 नंबर पे,
जो कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है वहां पे। तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे मारवाड़ अपलैंड कहीं नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो द मारवाड़ अपलैंड, जो मारवाड़ प्लेट्यू है, वो कोई एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के अंदर नहीं आता है। बाकी 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज नॉट डायरेक्टली करेक्टली मैच्ड। तो ये हमें देखने की बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तारापुर महाराष्ट्र में है, ये सही है। कलपक्कम तमिलनाडु में सही है। रावत भाटा राजस्थान में सही है। और नरोरा एमपी, ये गलत हो जाएगा। नरोरा जो है हमारे पास ये यूपी में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन है। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द वुलर लेक इज लोकेटेड। तो ऑब्वियसली ये जम्मू एंड कश्मीर में है, टूरिज्म के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच मिनरल इज कोडरमा फेमस। तो कोडरमा जो है, कोडरमा झारखंड में है। इसे अभ्रक नगरी भी बोलते हैं। तो मीका जो है, मीका को हिंदी में कहते हैं अभ्रक। और झारखंड जो है, झारखंड में कोडरमा जो है वो बहुत बड़ी माइंस है मीका की। और इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है अब मीका का। तो इसमें जो प्रोडक्शन है अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है, फिर होता है राजस्थान में, और फिर होता है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35, ऑन विच रिवर द भाखरा नागल डैम इज कंस्ट्रक्टेड। बहुत इजी क्वेश्चन है। सतलज रिवर पे भाखरा नागल डैम है। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रोहर ऑफ इंडिया। तो रोहर एक जर्मनी का जगह है वहां पे, जो कि काफी मिनरल रिच जगह है, जहां पे बहुत अच्छे डिपॉजिट पाए जाते हैं। तो ऐसे ही इंडिया में कौन सी जगह है, तो ये छोटा नागपुर रीजन है। छोटा नागपुर जो रीजन है वो दामोदर वैली में आता है। दामोदर रिवर वहां से फ्लो करती है। तो मेनली झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ इस जगह पे आते हैं। और कोल और मिनरल जो आयरन वगैरह है वहां पे काफी अच्छे डिपॉजिट हैं, इसलिए हम इस जगह को रोहर ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन और प्लेट्यू। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हम काफी छोटे से पढ़ते आते हैं रिवर सिस्टम्स के बारे में। तो नर्मदा जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। ये एमपी है। एमपी में यहाँ पे अमरकंटक से नर्मदा आती है और उसी के दूसरी साइड से सोन रिवर जाती है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बहती हैं। नर्मदा चली गई इधर गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में, और जो सोन है ये ऊपर जाके गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पुग्गा वैली इन लद्दाख इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं वाटर के, तो ये जियो थर्मल एनर्जी के लिए फेमस है। मतलब हम हॉट वाटर से एनर्जी बना सकते हैं यहाँ पे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड का मेजर कॉज क्या नहीं है यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, इनसे भी लैंडस्लाइड होते हैं। रेनफॉल अगर बहुत तेज है उससे लैंडस्लाइड हो जाएगा। क्वेरिंग एट द बेस ऑफ हिल, क्वेरिंग मतलब होता है खनन। तो अगर हम किसी पहाड़ के बेस पे खनन करेंगे तो वहां भी हमारे पास लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो सी ऑप्शन है यहाँ पे उसमें है हाई स्पीड विंड, उससे लैंडस्लाइड नहीं होते हैं। ऑल्दो इरोजन होगा, मिट्टी लेके चली जाती है विंड साथ में, लेकिन लैंडस्लाइड नहीं होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ओके, 54th नहीं है क्वेश्चन, वैसे पेपर में 54 था। ओजोन गैस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ओजोन जो है O3 है, तो इस कंपैरिजन से हम इसे मानेंगे कि ऑक्सीजन के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि इसका फॉर्मूला O3 है। बाकी एसोसिएशन का मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पे। आगे आते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोपोग्राफिकल डिजास्टर। तो टोपोग्राफी का मतलब होता है सरफेस से रिलेटेड। हम कहते हैं किसी प्लेस की टोपोग्राफी कैसी है, मतलब वहां पे जो लैंड सरफेस है वो कैसा है। तो जो डिजास्टर है हमारे पास जो लैंड सरफेस से रिलेटेड है यहाँ पे, वो है लैंडस्लाइड्स। तो जो लैंडस्लाइड होती हैं हमारे पास में वो सरफेस पे होती हैं। बाकी अगर हम डिजास्टर के टाइप देखें अगर, तो डिजास्टर जो है टोपोग्राफिकल, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सरफेस से रिलेटेड। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर मतलब
पानी से रिलेटेड। तो अगर हम और ऑप्शंस देखें क्वेश्चन नंबर 56 में, तो फ्लड पानी से रिलेटेड है, पानी ज्यादा हो जाना फ्लड है, ड्रॉट मतलब पानी कम हो जाना फ्लड है, सुनामी भी एक तरीके से पानी से ही रिलेटेड है। दूसरे मीटियोलॉजिकल डिजास्टर होते हैं, मीटियोलॉजिकल मतलब मौसम से रिलेटेड, मौसम के इधर उधर होने से रिलेटेड जो डिजास्टर होंगे। तो लैंडस्लाइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सडन एंड रैपिड हजार्ड। तो इसमें से सडन और रैपिड कौन सा है? तो अगर हम देखें ग्लोबल वार्मिंग, एपिडेमिक, साइक्लोन, ये थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन अर्थक्वेक जो है वो क्या है, एकदम अचानक से आएगा, हमें पता नहीं चलता है कब आता है, तो इसका आंसर अर्थक्वेक हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट मेजर्स द ओजोन कंसंट्रेशन। तो ओजोन का कंसंट्रेशन हम डॉप्सन यूनिट में देखते हैं, ये भी एनवायरमेंट से एक कॉमन सा क्वेश्चन है। इन विच ईयर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास्ड इन इंडिया। ये 2005 में हुआ था, काफी फेमस एक्ट है ये, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी वो इसी एक्ट के अंदर में बनी थी। तो प्री के लिए तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन कि कब बना था ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में ये इसी में पूछ लेगा कि इस जो एक्ट है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन सी अथॉरिटीज इस एक्ट के अंदर बनी थी, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इस तरीके से। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। तो फूड चेन का जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उस पे कौन से लोग होते हैं, कौन से स्पीसीज होते हैं। तो ये है ट्रॉपिक लेवल्स, ये हमने एनर्जी का पिरामिड यहाँ पे ले रखा है। तो फर्स्ट जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते किसे हैं? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए हमारे पास ग्रीन प्लांट, जो सबसे पहले अपना खाना खुद बनाते हैं सन की एनर्जी से। तो ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, ये खुद से खाना बनाते हैं, तो इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे यही होते हैं। उसके बाद इनमें से कोई भी ओमनीवोर्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, कार्निवोर्स, टॉप के जो लेवल होते हैं वहां पे कार्निवोर्स आते हैं। अब आते हैं हम आगे, इन विच मंथ एंड ईयर हैड द मैसिव इंडस्ट्रियल डिजास्टर गैस ट्रेजेडी अकर्ड इन भोपाल। तो ये दिसंबर 1984 की बात थी जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। इसके बारे में अगर हम देखें तो ये दिसंबर 3 था 1984, और जो गैस रिलीज हुई थी जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हो गई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC जिसे कहा जाता है, और जो फैक्ट्री थी वो थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। आगे देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय द रोटेशन इफेक्ट इन क्रॉप रोटेशन सिस्टम। तो क्रॉप रोटेशन जो सिस्टम होता है, जो कि हम पहले एक सीजन में कोई क्रॉप लगा रहे हैं, फिर अगले सीजन में नेक्स्ट कोई दूसरी क्रॉप लगा रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, रोटेशन इफेक्ट उसे कहा जाता है। तो उससे होता यह है कि यील्ड इंप्रूवमेंट होती है ड्यू टू इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ, रिड्यूस्ड पेस्ट एंड डिजीज प्रेशर। तो जब हम क्रॉप को रोटेट करते हैं तो सॉइल की जो हेल्थ है वो अच्छी होती है, डिजीज प्रेशर कम होता है। अगर हम एक ही फसल को बार बार उगाते रहते हैं एक ही लैंड पे, तो पेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं वहां पे। उनको कम करने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम क्रॉप को रोटेट करें। बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे, डिपेंडेंस ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर या इंक्रीज इन सॉइल एसिडिटी, कॉस्ट डिक्रीज फ्रॉम डाइवर्स क्रॉप, ऐसा कुछ होता नहीं है क्रॉप रोटेशन सिस्टम से। Now, next question, what is the best method to prevent soil erosion on sloped farmland? तो sloped farmland जैसा कि उत्तराखंड में है, यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है soil erosion को रोकने का? तो प्रॉपर ड्रेनेज मैनेजमेंट ये हो सकता है, कॉन्टूर प्लोइंग जो होती है हमारे यहाँ पे, बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू, तो ये तो होगा नहीं, क्रॉप रेजिड्यू बर्न करने से तो सॉइल इरोजन रुकता नहीं है। तो ये दोनों A और C इसके आंसर हो जाएंगे। एक तो हम प्रॉपर ड्रेनेज को मैनेज करें कि किस तरीके से करना है, दूसरा कंटूर प्लोइंग जो होता है, जैसे सीढ़ीदार खेत जो बनाए जाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर। तो मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्टर्बेंस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मल्चिंग एंड ऑल ऑफ द अबव।
तो अगर हम FAO की वेबसाइट से देखें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अकॉर्डिंग 3 प्रिंसिपल्स हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के। पहला है मिनिमम मैकेनिकल सॉइल डिस्टर्बेंस, तो ये पहला वाला तो सही है, मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्टर्बेंस। तो हम इसमें नो टिलेज कहा जाता है, मतलब हम टिलेज नहीं करते हैं इसमें, बोते नहीं है, मतलब जोतते नहीं है खेत को, डायरेक्ट सीड और फर्टिलाइजर्स को डाल दिया जाता है यहाँ पे। दूसरा जो है परमानेंट सॉइल ऑर्गेनिक कवर, इसी को हम कहेंगे मल्चिंग। जिस तरह मल्चिंग मतलब हम जैसे पलवार कहते हैं कि बहुत सारे पत्ते या और चीजों को डाल देना, कवर बना के रखना, एक ऑर्गेनिक कवर सॉइल के ऊपर से। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो ये तीसरा वही है, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। तो ये तीनों ही जो है ये कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर के पार्ट है। आगे आते हैं, विच कम्स अंडर लाइव स्टॉक एरिया। तो लाइव स्टॉक किसे कहते हैं, जो पालतू, जो हम जानवर पालते हैं उनके दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन के लिए, जो उनसे, तो कौन कौन उसके अंडर में आएगा यहाँ पे, तो काव, शीप, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब जो सुअर पालन होता है, तो ये सारे के सारे ही सही हैं, सारे लाइव स्टॉक में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द टर्म इकोलॉजी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, अर्नस्ट हैक्कल। इन्होंने 1866 में सबसे पहले इकोलॉजी टर्म्स का यूज किया था। इसका जो ऑप्शन ए है टेंसली, ये भी कई जगह पूछा जाता है, इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड को यूज किया था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो अभी जो हाई कोर्ट में आरओ का पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से पूछे गए हैं जो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।